अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और इस चैप्टर में आज हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस 12.5 टू 12.9। आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर फिजिक्स में अपना पहला चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं और हमने इस चैप्टर में फिलहाल एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर करना स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक हम पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर कर चुके हैं। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन 12.5 से स्टार्ट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 12.5 की स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। तो आइए इसका आंसर करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक फील्ड चार्ज बनाते हैं जो कि एक पॉइंट चार्ज है और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ड्रॉ करने के लिए हम इसकी विसिनिटी में एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। वो जिस पाथ को फॉलो करता है वो पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। तो ये मैं इस चार्ज के गिर्द कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं जो कि स्ट्रेट लाइन की सूरत में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्फेरिकल हैं, दैट मींस 3D में जनरेट होती हैं और प्रोपेगेट करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपसाइड भी हैं, डाउन साइड भी हैं, बोर्ड से बाहर की तरफ भी आ रही हैं और बोर्ड से अंदर की तरफ भी जा रही हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। अब अगर आपको कहा जाए कि एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे प्लेस किया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है, तो क्या आपका ख्याल है कि दूसरी दफा हम प्लेस करेंगे टेस्ट चार्ज को यहीं पे तो वो कोई इस तरह का पाथ फॉलो कर लेगा या वो कोई और लाइन फॉलो कर लेगा? अब ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई जब भी हम इस पॉइंट के ऊपर एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे वो हमेशा ही एक लाइन को फॉलो करेगा। इसके अलावा अगर हम 2 चार्जेस की बात करें जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व बनती हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव फील्ड चार्ज हम करीब प्लेस कर दें, तो जो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी हम टेस्ट चार्ज प्लेस करके ड्रॉ करते हैं इस तरह से। जो पाथ टेस्ट चार्ज फॉलो करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। यहां पे प्लेस करेंगे तो टेस्ट चार्ज इस लाइन को फॉलो करेगा। यहां पे प्लेस करेंगे तो नेगेटिव की अट्रैक्शन की वजह से लाइन स्ट्रेट होने के बजाय थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, कर्व हो जाएगी इस तरह से। तो यहां पे मैं इस कर्व की सूरत में इसके गिर्द बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे जो इस जगह के ऊपर फील्ड लाइन बनेगी उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हम ये बात भी जानते हैं कि किसी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए हम उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व्ड पाथ को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गुजरे। जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन टेंजेंट है जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती हुई गुजर रही है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से बनेगी। अगर आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक सर्टेन डायरेक्शन है और वो हमेशा वही होगी। यहां पे ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की ये डायरेक्शन होगी और इस पॉइंट पे टेंजेंट हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा। यहां पे ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की ये वाली डायरेक्शन होगी। यहां पे ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की ये वाली डायरेक्शन होगी। इस तरह से किसी भी पॉइंट के ऊपर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहां पे एक सर्टेन डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली लाइंस बन रही होंगी जिनकी डायरेक्शन हमेशा वही रहेगी। चूंकि एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। हम इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर रीड आउट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर हम यहां से रीड आउट करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड वन और मोर field charges is drawn by placing a unit positive test charge in the region of electric field. A unit positive test charge placed at one point in electric field always traces the same path whenever it is placed again at the same point. It will never happen that once the unit positive charge traces one electric field line and by placing the test charge again at the same point traces another electric field line. Moreover, if the electric field line is curved in the region, the direction of electric field line at a certain point is determined by drawing a tangent at that point to the curved electric field line. Since there is only one tangent at a point, there is only one direction of electric field at a point. So electric field lines never cross each other. इस तरीके से आप इसका आंसर कर देंगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12.6। स्टेटमेंट है इफ अ पॉइंट चार्ज q of mass m is released in a non-uniform electric field with lines pointing in the same direction will it make rectilinear motion। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म होने के दो मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो यह कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से यहां पे कोई फील्ड चार्ज मौजूद है और आप इसके गिर्द कहीं पे टेस्ट चार्ज प्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इन लाइंस की सूरत में आएंगी जो कि बिल्कुल ही स्ट्रेट होंगी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन 3D होगी, स्फेरिकल फॉर्म में प्रोपेगेट करेंगी और तमाम डायरेक्शंस में होंगी लेफ्ट, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, बोर्ड से बाहर की तरफ और बोर्ड से अंदर की तरफ। अब चूंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये किसी भी एक पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज प्लेस करके ड्रॉ की गई हैं तो टेस्ट चार्ज एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर आप यहां पे किसी भी नेबरिंग दो लाइंस के दरम्यान में फासले को देखें तो आप ये देखेंगे कि ये फासला आगे चलता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। जब ये फासला बढ़ रहा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते हुए डिक्रीज करती चली जा रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में नॉन यूनिफॉर्म है। सो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन लाइंस अभी भी स्ट्रेट लाइन है तो जब भी आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रिलीज करेंगे तो वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। सो अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज को रिलीज करेंगे तो वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉन यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी वो स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड हैं, जिस तरीके से जब हम दो ऑपोजिट या फिर सिमिलर चार्जेस को एक रीजन में प्लेस करते हैं तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो कुछ इस किस्म की होती हैं, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी बना चुके हैं। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो यहां पे प्लेस किया गया टेस्ट चार्ज इस लाइन को फॉलो करेगा। सो अब अगर यहां पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं तो वो ब्लू लाइन को फॉलो कर रहा है। यहां पे भी आगे चलते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरम्यान में फासला कभी ज्यादा और कभी कम हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड भी हैं। दैट मींस एक तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, दूसरी वो कर्व्ड भी हैं। सो अब अगर यहाँ पे आप अ पॉइंट चार्ज Q ऑफ मास m रिलीज करोगे, लेट्स से जो मैंने चार्ज बनाया है इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और इसका मास m है। सो इसको रिलीज करोगे तो ये कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा, ये कर्व्ड पाथ को ही फॉलो करेगा जिस पाथ को रिप्रेजेंट करते हुए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ड्रॉ किया है। सो अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो पाथ भी स्ट्रेट होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है तो पाथ भी कर्व्ड होगा। सो ये बात आपने वर्ड्स में लिख के एक्सप्लेन कर देनी है। सो अब हम इसके प्रॉपर आंसर को भी रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर है इफ अ पॉइंट चार्ज Q इज रिलीज्ड इन अ रीजन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, it means that electric field lines may or may not be in the form of straight lines. Electric field lines will be straight lines if non-uniform electric field lines mean that the electric field lines are going away from each other, as in the case of field charge as shown in figure A. So आप इस पहले फिगर को नाम दे दीजिए फिगर A का। In this case, since electric field follow a straight path, i.e. rectilinear path. But if the non-uniform electric field lines mean that, but if the non-uniform electric field means that the electric field lines are curved, then the test charge placed in the region will not follow the rectilinear path. It will follow a curved path in the direction of electric field lines as shown in figure B. So ये जो नीचे हमने फिगर बनाई है आप इसको फिगर B का नाम दे दें। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 12.7। पूछा गया है is E, that means electric field, necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? Assume that charge is distributed uniformly over the surface. So हम इसको आंसर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बैलून ड्रॉ कर लेते हैं स्फेरिकल फॉर्म में। वैसे इस बैलून का स्फेरिकल होना लाजमी नहीं है। आप इस बैलून की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ पॉजिटिव चार्ज सेपरेट शो कर दीजिए इस तरह से।
अगर आप इस सरफेस के अंदर किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर बैलून स्फेरिकल है तो ये गॉसियन सरफेस भी स्फेरिकल ही होगी। अगर बैलून स्फेरिकल नहीं है, किसी और शेप का है, फॉर एग्जांपल ओवल शेप का है, तो ये गॉसियन सरफेस भी ओवल शेप की होगी। ताकि जब भी आप इस गॉसियन सरफेस के ऊपर कोई एरिया पैच ड्रॉ करें तो जो उसका नॉर्मल है वो अपने रिस्पेक्टिव पॉइंट से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल ही हो। सो आप जहां पे भी ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कहीं ना कहीं पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल ही बनेगा। सो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ एरिया पैचेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें तो हर एक के अंदर cos थीटा का आंसर 1 ही बनेगा। दैट मीन्स जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, जो कि फर्दर किसके इक्वल आता है, वो ई ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आता है। सो तमाम केसेस के लिए जो cos थीटा है वो क्या बन जाएगा, वो cos 0 डिग्री या 1 बन जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर दैट मीन्स नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे कुछ फील्ड लाइंस बाहर की तरफ भी आ रही होंगी बोर्ड से और नॉर्मल भी, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नॉर्मल बोर्ड से अंदर की तरफ भी जा रहे होंगे। सो इवन अगर आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस को लार्ज नंबर ऑफ एरिया पैचेस में डिवाइड करके हर एक का फ्लक्स कैलकुलेट करके ऐड कर लें तो टोटल एरिया ही आना है। इसका मतलब है कि अगर आप इस जगह के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो आप सिंपली इसको ई ए कॉस 0 डिग्री 1 करके सिर्फ ई ए लिख दें। अगर आप इंडिविजुअल फ्लक्सेस ऐड करेंगे तो भी यहाँ पे तमाम एरिया पैचेस ने ऐड होके टोटल गॉसियन सरफेस का स्फेरिकल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही बनना है। यहाँ पे ये बात भी पॉइंट आउट करता चलूं कि अगर बैलून का रेडियस आर है तो ये जो गॉसियन सरफेस बनाई है इसका रेडियस आर प्राइम है, और क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो आर प्राइम है वो आर से स्मॉलर है। तो चूंकि हमें इस बैलून के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है, इसलिए गॉसियन सरफेस भी हमें इस सरफेस के अंदर ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो ये हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे जो गॉसेस लॉ है वो अप्लाई कर देना है। फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस। अब क्लियरली यहाँ पे चार्ज तो कोई एनक्लोज्ड है नहीं, इस वजह से यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है उसका आंसर 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे। सो हम यहां लिखते हैं इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो आंसर बन जाएगा फाई ई इज इक्वल टू फाई ई। ये दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा ई ए इज इक्वल टू 0। सो चूंकि अब हम यहां पे क्लियरली कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस है वो 0 नहीं है। सो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैलून जो है वो 0 होगी। सो इस तरीके से आपने इस बात की डिस्क्रिप्शन लिख के इसको एक्सप्लेन कर देना है। सो अब हम जरा प्रॉपर्ली इसका आंसर रीड आउट भी कर लेते हैं। सो हम इस आंसर को रीड आउट कर लेते हैं। आंसर है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल सर्टेनली बी 0 इनसाइड अ चार्ज रबर बैलून whether or not the balloon is spherical. To find the electric field strength inside the charged rubber balloon, we have to draw a Gaussian surface inside the balloon passing through the point where the strength of electric field is to be found. Now apply the formula phi E is equal to E dot A, that is equal to EA cos theta. Answer की statement है the electric field lines will certainly be 0 inside a charged rubber balloon whether or not the balloon is spherical. To find electric field strength inside the charged rubber balloon, we have to draw a Gaussian surface inside the balloon passing through the point where the strength of electric field is to be found. Now apply the formula phi E is equal to E dot A, that is equal to EA cos theta. चूंकि हमने जिस तरह का बैलून था उसी तरह की Gaussian surface बनाई है, इसलिए एंगल नॉर्मल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा ही 0 डिग्री रहेगा और cos 0 डिग्री 1 होता है। इस वजह से फाई ई ए बनेगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ अप्लाई गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द एनक्लोज्ड सरफेस।
सिंस द गॉसियन सरफेस इज नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, सो Q इज इक्वल टू 0। ये हमारे टर्म में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दें तो EA 0 के इक्वल आता है। चूंकि एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस 0 नहीं है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक 4 पाई r प्राइम का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे EA का प्रोडक्ट 0 होने की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो इसका मतलब है कि हमारी जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई कि किसी भी चार्ज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर 0 होती है। स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए ये डायग्राम भी साथ ड्रॉ कर देनी है, डायग्राम की हेडिंग डाल के, जो मैंने यहाँ पे इस जगह के ऊपर पेस्ट कर दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12.8। इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface? So पहली बात तो ये कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी बेसिक डेफिनेशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से परपेंडिकुलरली पास करती हैं, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्वांटिटेटिव मीनिंग और जो एरिया है उनका प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट दी गई है कि द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो ये सारी बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताई गई है। अब गॉसेस लॉ के स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये होता है 1/ε0 टाइम्स Q। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि ये जो 1/ε0 है ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स मीडियम तब्दील नहीं हो रहा। प्रोपोर्शनैलिटी कुछ इस किस्म की बन जाएगी कि phi E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो अब जरा देखिए कि क्या टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नेट पॉजिटिव चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। तो क्लियरली ये स्टेटमेंट इस प्रोपोर्शनैलिटी की ही है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो हम इस स्टेटमेंट को जरा रीड आउट कर लेते हैं। सो हम आंसर को रीड आउट करते हैं। Yes, the given statement is true that the total number of electric field lines passing through a closed surface in outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface because it is the statement of Gauss's law, that is phi E is equal to 1/ε0 times Q. Here the electric flux phi E represents the total number of electric field lines passing through an enclosed surface in outward direction, which must be proportional to the net charge Q enclosed within the surface. So if 1/ε0 is constant, then phi E is proportional to Q, which proves our statement. So इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर देना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन 12.9। Do electrons tend to go to a region of high potential or low potential? इसका आंसर करने के लिए हम दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक के अंदर केस स्टडी के लिए ये प्लेट्स ड्रॉ की थी। ये प्लेट्स इनफिनिट एक्सटेंट की हैं, दैट मीन्स इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके दरमियान में बन रही है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म है। इस तरीके से यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने सिर्फ इस इनफिनिट एक्सटेंट की प्लेट्स के सेट का एक लिमिटेड सा पोर्शन लिया है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनमें से ऊपर वाली प्लेट B है और नीचे वाली प्लेट A है। ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पोटेंशियल पॉजिटिव है, जबकि नीचे वाली प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो नेगेटिव है। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस B से A की तरफ हैं। अब अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया जाए इस तरीके से कि लेट से ये Q है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स फील करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वो किस तरफ होगी, वो QE के मुताबिक वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस E इंटू E लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब है प्रोटॉन प्लेट B से प्लेट A की तरफ आएगा। और हम ये बात जानते हैं कि जब हम चार्ज जो कि पॉजिटिव है उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमें पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज प्रोवाइड करना पड़ती है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कहलाता है। और जब चार्ज ऊपर से नीचे गिरता है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता तो वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करते हुए एनर्जी रिलीज करता, और खुद से जब भी हम उसको फ्री मूव करने की इजाजत देते
वो प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ ही आता। प्लेट बी हाई पोटेंशियल पे है और प्लेट ए लो पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। लेकिन अभी की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे जो चार्ज प्लेस किया गया है वो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि वो -e चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज कैरी करता है। सो अब अगर हम यहाँ पे इसकी फोर्स फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए जो फार्मूला है Fe = Q टाइम्स E, तो उसके अंदर हम चार्ज की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट हो चुकी हैं, जो कि इस नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट की गई हैं। इसका मतलब है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जाएगा। इसका मतलब है ये चार्ज लो टू हाई पोटेंशियल जाएगा, ना कि हाई टू लो पोटेंशियल। सो इस क्वेश्चन के आंसर को रीड आउट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन का आंसर है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन F = QE. If the charge is negative, for example an electron which carries the charge Q = -e, the expression of force becomes F = -e times E, यहाँ पे स्मॉल e इलेक्ट्रॉन के चार्ज और कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। So the electron being a negative charge carrier experiences a net force in the direction opposite to the direction of electric field. Since electric field lines point from positively charged plate to the negatively charged plate, i.e. in the direction from high to low electric potential, electron follows a path that is opposite to the direction of electric field. So we conclude that an electron goes from a region from low potential to high potential. So इस तरीके से हमने इसको आंसर कर देना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज।